नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी कहानी दिल्ली में एक मौत का तीसरा भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे ही अतुल मवानी है वह कोट सूट पहनकर नीचे आता है, दीवान चंद जी की मृत्यु हुई है। दीवान चंद जी दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले एक मशहूर बिजनेसमैन हैं और इनके मृत्यु के समय अंतिम संस्कार में ये सभी तैयार होकर जा रहे हैं। जो अतुल मवानी कोट सूट पहनकर नीचे आए हैं, उस पर वासवानी कह रहा है कि ये कोट सूट कहाँ सिलवाया है। तो अतुल मवानी कह रहा है कि ये खान मार्केट में सिलवाया है। और वासवानी को ये कोट सूट बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वासवानी कहता है लाइनिंग इंडियन है, बहुत अच्छा फिटिंग है। अब उस कोट सूट की प्रशंसा कर रहा है जो अतुल मवानी के पहना हुआ है और कह रहा है बहुत ही अच्छी फिटिंग है। कहते हुए वो टेलर का पता डायरी में नोट करता है। कौन? वासवानी। ये कहते हुए वह अतुल मवानी से उस टेलर का पता लेता है और डायरी में लिखता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। बारजे यानी कमरे के आगे वाला भाग, जो दालान। नम और सर्द सुबह में उनका रूप और निखर आया है। सर्दी के दिन थे तो सर्द सुबह में वासवानी के पत्नी का जो रूप है वह और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। सरदार जी धीरे से मवानी को आँख का इशारा करके सीटी बजाने लगते हैं। कौन? सरदार जी मवानी की ओर इशारा करते हुए वह सीटी बजाते हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। वह अर्थी, दीवान चंद जी की अर्थी अब ठीक लेखक के कमरे के नीचे आ गई है। उसके साथ कुछ एक आदमी है। आदमी अरबी फारसी शब्द है। एक दो कारें भी है जो धीरे धीरे रेंग रही है। अब उस अंतिम संस्कार में साथ में कारें भी चल रही है जो धीरे धीरे से रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल है, बातें कर रहे हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाए, वासवानी मेरे से पूछता है। किससे? लेखक से पूछ रहा है वासवानी। आप नहीं चल रहे हैं? लेखक को कहा। तो लेखक कहता है आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझे कहाँ चलने के लिए कहा है। अब दूसरे ही क्षण जल्दी से लेखक को ये लगता है कि मुझे भाई कहाँ चलने के लिए कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। वे चारों घर ही के बाहर आ जाते हैं। अतुल मवानी, वासवानी, उसकी पत्नी, वे सभी घर के बाहर आ जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी हो जाती है। चलाने वाले साहब सब यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं। अब पैदल चलने वाले आदमी से बातें कर रहे हैं। चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले जो साहब हैं वह पैदल चलने वाले व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसरानी हुई चली जाती है। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी की ओर जा रहे हैं। वासवानी और वे तीनों लोग हैं, सरदार जी वगैरह, वे टैक्सी की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। लेखक देख रहा है तीनों को। मिसेज वासवानी ने
फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने उन्हें दे रहे। चमड़े के दस्ताने यानी दस्ताने हाथों के मोजे जो सर्दियों में पहने जाते हैं। तो सरदार जी है उससे वे जो चमड़े के बने हुए दस्ताने उन्हें दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है, अब टैक्सी इधर ही आ रही है लेखक की तरफ, और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ें मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ लेखक, और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवानचंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। अब लेखक ये खड़े खड़े ये समझ रहा है कि मुझे तो दीवानचंद जी की शव यात्रा में अंतिम संस्कार में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है। दीवानचंद के लड़के से अच्छी पहचान है किसकी? लेखक की। और ऐसे मौके पर दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है। अब ज़्यादा सख्त ठंड थी, उसकी वजह से लेखक की जाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, पर मन में कई शव यात्रा में शामिल होने के बाद भीतर ही पहुँच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। ओवरकोट सर्दियों में पहना जाने वाला एक कोट। ओवरकोट पहनकर लेखक चप्पल पहनकर वह नीचे की ओर आता है। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देते। अब वह और स्वतः ही उसके कदम में अर्थी के पास चले जाते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं अर्थी को और 7 आदमी साथ चल रहे हैं, 7वां मैं ही हूँ। तो अर्थी के साथ कुल कितने आदमी पैदल चल रहे थे? तो 7 आदमी थे कुल, 7 आदमी, और 7वां स्वयं कौन है? लेखक है। और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ता है। पिछले साल ही दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। अब पिछले वर्ष है जो दीवानचंद जी की लड़की की शादी थी तो हजारों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन अंतिम संस्कार में इतने लोग नहीं आए। कोटे के बाहर कारों की लाइनें लगी थी और उनके घर के बाहर जो स्थान है वहाँ पे शादी के समय जब उनके लड़की की शादी थी, लड़की के शादी के अवसर पर हजारों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल नहीं हुए। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुँच चुका हूँ। अब अर्थी लिंक रोड की तरफ से जा रही है। अगले मोड़ पर पंचकुइया शमशान भूमि है। ये पंचकुइया शमशान भूमि वही है जहाँ दीवानचंद का अंतिम संस्कार किया जाता है।
दीवानचंद का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता है? पंचकुइया नामक शमशान घाट पे। और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतारें मुझे दिखाई देने लगती है। जैसे ही अर्थी मोड़ की ओर घूम जाती है तो वैसे ही लेखक को गाड़ियों की कतारें दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं, औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है, उनकी बातों में ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। अब आए तो अंतिम संस्कार में, लेकिन सभी बातें कर रहे हैं, मात्र वे वहाँ जाना औपचारिकता समझते हैं। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कर्नाट पैलेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जूड़ों की स्टाइल अलग अलग है। बालों की जो औरतें आई है अंतिम संस्कार में, उसमें सभी औरतों के बालों की जो स्टाइल है, बालों की जूड़ों की जो स्टाइल, वो अलग अलग दिखाई दे रही है। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कुएरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गरूर है। औरतों में जो अंतिम संस्कार में आई है, लेकिन वो तैयार होके आई है लिपस्टिक वगैरह करके, तो उनके लाल लाल होठ, सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और आंखों में क्या है? गरूर है। अर्थी को बार बनी चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी सा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ सब के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के सोपर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए हुए मालकिनों की नज़रों का इंतजार कर रहे हैं। कारों के सोपर हाथ में फूलों के गुलदस्ते लिए हुए खड़े होकर अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं। सोफर ड्राइवर किस लिए आया है? सोपर ड्राइवर को कहा गया है। तो कारों के जो सोपर है वह हाथों में गुलदस्ते लेकर खड़े हैं और अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ी लेखक की। वह अपनी मिसेज को आंख के इशारे से सब के पास आने को कह रहा है और वह है कि औरत के साथ खड़ी बातें कर रही है। अब वासवानी उसे बुला रहा है, अपनी पत्नी को इशारा कर रहा है सब के पास आने के लिए, लेकिन वह अपने अन्य है, वह वासवानी की पत्नी है, वह अन्य औरतों के साथ बातें कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वही खड़े हुए हैं। सब का मुंह खोल दिया गया है और सब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती है आसपास में। सोपर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे। ड्राइवर खाली हो गए जो गुलदस्ते लेकर खड़े थे और वह गुलदस्ते अपने मालिक को देकर कार के पास जाकर सिगरेटें पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है, संवेदना प्रकट कर रही है। और अब सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर सब के सिरहाने रख दिए सिर की तरफ। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से वह एक पासपोर्ट का क्या है, फॉर्म है। अब सब को भीतर शमशान भूमि में ले जा रहा है। अब अंदर ले जा रहे हैं शमशान भूमि में चबूतरे से। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेट या
सिगरेट या तो पी ली या बुझा दी है और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं, खड़े हैं। सब अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। मातम पुरसी यानी संबंधियों द्वारा मरने पर संवेदना प्रकट करना, मातम पुरसी। संबंधियों द्वारा मरने पर संवेदना प्रकट करना। तो सभी जो सगे संबंधी है वह उस दीवानचंद जी की अर्थी के पास आकर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग लिंक रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेज वासवानी कह रही है, परमिला ने शाम को बुलाया है, चलोगे डियर? वासवानी को कह रही है। कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है। अंतिम संस्कार से वहाँ से निकल रहे हैं और बाई बाई की कुछ एक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी लिंक रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहाँ से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे रखी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। लेखक की तरह शायद ये ऐसे ही चले आए, तैयार होकर नहीं आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी कर रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊंगा, ऑफिस। अब एक मौत का बहाना बनाकर आज छुट्टी ही ले लूँ। लेखक ये सोच रहा है कि शायद मैं ऑफिस जाऊँ, तैयार होकर आया होता तो ऑफिस जाता और मृत्यु का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता हूँ। आखिर मौत तो मौत ही है और सब यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। कहानी समाप्त हुई। यहाँ पे शहरी जीवन के यांत्रिकरण को दर्शाया गया है और दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन दीवानचंद की मृत्यु के समय अंतिम संस्कार में जाना महानगर के जो निवासी है मात्र अपनी औपचारिकता समझते हैं। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।